नमस्कार। आप देख रहे हैं वीओए इंडिया की खास सीरीज समझिए। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। यहाँ हम थोड़ी सी इन डेप्थ बातचीत करते हैं कि इस वक्त इंडिया में क्या कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं, ना केवल चुनावों को लेकर बल्कि जो सामाजिक उथल पुथल है या जो तमाम चिंताएं हैं और इलेक्शंस जारी हैं। अभी भी कई सारे चरणे बाकी हैं चुनाव होने में। इस दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको लेकर और ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये फ्री एंड फेयर है या नहीं, या फिर इलेक्शंस के जो ग्राउंड है कुछ सीटों पर खास करके क्या वो लीगल ग्राउंड्स थे या नहीं, जिसमें मैं खास जिक्र करूंगी तीन ऐसे सीटों का। आप सूरत की बात कर लें, इंदौर की बात कर लें और खजुराहो की बात कर लें। सूरत में ये हुआ कि मुकेश दलाल बीजेपी के वो अनाउंस कर दिए गए एज विनर। चुनाव होने के पहले ही चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे खुम्बानी, उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर की तरफ से, ये कहकर कि उन पर जो हस्ताक्षर थे, जो तीन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स हैं। और जो दूसरे इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। तो वहां पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। वही हाल देखने को मिला। आप आकाश अक्षय कांति बाम की अगर मैं बात करूं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था इंदौर से, बाद में नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं और फिर बीजेपी को भी उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। उनके ठीक इन चुनावों के पहले जो है कोर्ट की एक पुरानी केस ओपन हो जाती है और उसके बाद तमाम जो है हलचल देखने को मिलती है। खजुराहो में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, इंडिया ब्लॉक के कंबाइंड कैंडिडेट थे, उनको भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तमाम मुद्दों पर और कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त भारत के सबसे जो प्रोमिनेंट लीगल ल्यूमिनरीज हैं उनमें से एक हमारे जो प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फैजान मुस्तफा, किसी पहचान के वैसे मोहताज नहीं है, लीगल स्कॉलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोफेसर हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में, और इस वक्त वाइस चांसलर ऑफ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर मुस्तफा, सबसे पहले अगर एज अ सिटीजन मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि थोड़ी सी अगर हम बात स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, नॉट जस्ट एज अ लीगल एक्सपर्ट, ऑल्सो एज अ सिटीजन, आज की तारीख में जिस तरह की चिंताएं जाहिर हो रही हैं और इस तरह की इवेंट्स को लेकर कि कॉन्टेस्ट ही नहीं होना, एक चुनाव में, एक डेमोक्रेसी में कुछ सीटों पर इलेक्शन ही नहीं होना, अनअनाउंस्ड रिजल्ट, आपका जो है रिजल्ट्स अनाउंस कर देना बगैर इलेक्शंस के ही, इनको लेकर आपकी इनिशियल थॉट्स। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन में वोट देना दोनों जनतंत्र के लिए जरूरी है। जनतंत्र संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। लेकिन ये संविधान में लिखा हुआ कोई मौलिक अधिकार नहीं। ये उसका हिस्सा है लेकिन अधिकार नहीं है इस तरीके से। अब जनतंत्र का स्वास्थ्य अच्छा लगता है अगर रूलिंग पार्टी, जिसको 400 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, वो एक एक सीट के लिए अगर लड़ रही है, तो ये तो जनतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि देखिए, जो इतना पावरफुल है कि जिसके लिए इलेक्शन जीता जिताया नजर आ रहा है, उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है गुजरात जैसी जगह पर सीट के लिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है तो 3 या 4 सेट फाइल किए जाते हैं कि अगर किसी एक सेट में कोई कमी रह जाए तो दूसरा सेट ठीक हो। अब समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाना, ये मैं समझता हूं कि जो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए उस पार्टी की तरफ से जिसके वो कैंडिडेट हैं या उनके जो सपोर्टर हैं या इलेक्शन एजेंट हैं, उनकी कमी है। तो इसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम देना, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। अब कैंडिडेट विड्रॉ कर लें, आपका कैंडिडेट विड्रॉ करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, ये भी उस पार्टी की प्रॉब्लम है कि आपने कैसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया। और लोग कहते हैं कि अमेठी में सस्पेंस इसीलिए रखा गया लास्ट मिनट तक कि पता चला कि
जिसको टिकट दे वो कैंडिडेट विड्रॉ करके उधर ना चला जाए दूसरी तरफ। इसलिए उनको दिया गया किशोरी लाल शर्मा, जो गांधी फैमिली के 4 दशकों के बड़े लॉयलिस्ट हैं। मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप में कोई बहुत बड़े कानूनी मुद्दों का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो पार्टी जो कैंडिडेट तय कर रही है उसके पास पॉसिटी ऑफ गुड कैंडिडेट्स, या फिर दूसरी तरफ से पोचिंग हो रही है। अगर पोचिंग भी हो रही है और उस पोचिंग का कोई शिकार हो रहा है, तो इसका मतलब वो वल्नरेबल था, वो आपकी पार्टी की तरफ पूरी तरह कमिटेड नहीं था, उसको किसी एल्यूरमेंट या किसी प्रॉमिस या किसी इंड्यूसमेंट, जैसे आपने कहा कि कोई केस था, वो केस इंदौर में अचानक वो हो गया। मगर हमको देश के लीगल सिस्टम में विश्वास रखते हुए ये मानना चाहिए कि ये सब तो होता रहता है। अगर आपके ऊपर केस है और कोई सरकार है और कोई एक राजनीतिक युद्ध हो रहा है, जैसा कि चुनाव अनफॉर्चुनेटली बनता जा रहा है, तो उसमें दोनों पार्टी को कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड हेट, है ना। तो ठीक है, यहाँ तो दुश्मनी हो रही है, तो उस दुश्मनी में उनके पास अगर सत्ता है, आपके खिलाफ कोई केस था और पुलिस ने वो रिवाइव कर दिया, तो उसको बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये लीगली गलत किया। आप ये कह सकते हैं कि ये इथिकली उतनी अच्छी बात नहीं है कि हम्म। कोई इतना पुराना केस अचानक निकल आए, मगर उसमें कोई कानूनी पहलू निकालना बहुत मुश्किल काम है। मैं सर लेकिन समझता क्या हूं कि ये ये डेमोक्रेसी के लिए सिग्नलिंग क्या करता है कि हम इलेक्शंस तो करवा रहे हैं? क्योंकि जो एक परसेप्शन है कि भाई आप रूलिंग पार्टी होकर अगर आप साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने केसेस, कोर्ट केसेस जो एक्टिव हो जाते हैं या नए केसेस, मामला जो चल रहे होते हैं, लेकिन जब कैंडिडेट स्विच ओवर कर जाएं, अलीजियंस बदल लें, तो उसके बाद अचानक से वो या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या तो वो केसेस का जो है उनको वो गिरा दिए जाते हैं। तो इससे एक जो डेमोक्रेसी की हेल्थ को लेकर कोई सिग्नलिंग जो है, क्या वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है? नहीं, दरअसल क्या है कि राजनीति जो है उसमें मॉरल और इथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत different। अब उसमें जो दल बदल का कानून है वो इन ऑपरेशन आता है जब आप मेंबर हो जाएं किसी हाउस के। अब कैंडिडेट चुनाव से पहले ही दल बदल कर ले, इसके ऊपर तो कोई कानून नहीं है। और जो दल बदल का हमारा कानून भी है वो भी बड़ा वीक कानून है। आपने देखा कि किस तरीके से कई राज्यों में दल बदल हुआ। पहले तो स्पीकर ने फैसला नहीं किया साला साल, फिर जब फैसला किया तो फेयर फैसला नहीं किया। और कानून भी ये कह रहा है कि अगर आपने व्यक्तिगत तौर पर दल बदल किया तब तो आपकी सदस्यता जाएगी, लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल किया तो आपकी सत्ता बरकरार रहेगी। आपको मालूम है कि वो 2/3 अगर हो जाए। और एक और इसमें हमने अब ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि स्पीकर को ये फैसला करना पड़ता है कि आप अयोग्य हुए या नहीं, कि जब हमको दल बदल करना है उससे 24 घंटे 36 घंटे पहले स्पीकर के ही विरुद्ध हम एक अविश्वास का प्रस्ताव रख देते हैं, और फिर वो स्पीकर जो है हमारे दल बदल पर कोई फैसला ना करे। मैं समझता हूं कि जब नई सरकार बने तो दल बदल के कानून को और सख्त किया जाए और मर्यादाओं को राजनीति में ना छोड़ा जाए। चुनाव देखिए, छोटी असेंबली के होते हैं, मेयर के लेवल का हो या पंचायत के लेवल का हो, उसमें निर्विरोध कोई चुन लिया जाए। और समय नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगह हुई हैं कि जहां पे ऐसा हो जाता है, असेंबली में भी हो जाता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट स्विच ओवर कर जाए, ये सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगाता ही है। भाई लोगों को ये लगता है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ऐसा कराया होगा। लेकिन जिस पार्टी का कैंडिडेट स्विच ओवर किया है उस पार्टी के ऊपर तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या आपके पास लोग नहीं थे ऐसे जो चुनाव लड़ पाते। सर एक सवाल यहाँ पर जो लगातार अब बन रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर,
कि चुनावों को करवाने की जो जिम्मेदारी जिस बॉडी पर है, और इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सीएसडीएस की सर्वे आई थी, उसमें देखने को मिला कि लोगों का भरोसा बेहद घट गया है पिछले 5-10 सालों में चुनाव आयोग पर। कोई इंटरनेट पर स्पाइन खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं, कोई उन्हें डेथ सर्टिफिकेट लिख रहा है। इस तरह के हालात में, क्योंकि खास करके जब फ्रिंज नेता नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार एक कम्युनिटी को डिमोनाइज किया जाता है, मुस्लिम्स को घुसपैठिए कहा जाता है, मंगलसूत्र के हवाले से एक डर का माहौल बनाया जाता है, डज दिस अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू हेट स्पीच? और इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस वक्त कितनी ज्यादा जो है, उस पर कितने ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं? देखिए, देश में जब संविधान बना और हमने सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो जिसे चाहे इलेक्शन कमिश्नर बनाए, तो हमारे ज्यादातर इलेक्शन कमिश्नर्स सरकार की तरफ टिल्टेड रहे। फिर टीएन सेशन का दौर आया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी पावर्स को असर्ट किया और फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया, और एक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी थी उसका इस्तेमाल किया। बाद के भी कई इलेक्शन कमिश्नर्स ने टीएन सेशन को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन कमिश्नर चुनती है तो वो ऐसे आदमी को चुनना चाहती है जो उसके लिए फेवरेबल हो। अब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर्स की है कि वो जब उस पद की शपथ ले लें तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की गरिमा को, उसकी ऑटोनॉमी को बनाए रखें। मैं समझता हूं कि ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स का त्यागपत्र हुआ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमको कुछ गौर व फिक्र करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि भाई, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की जो सर्च कमेटी हो, उसमें जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए। अब ठीक है, उसमें बिल्कुल ये बात थी कि संसद जब तक कानून नहीं बनाती। हमने उसी बात को लेकर कानून बना दिया और मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि 100 में से 99 या 98 केसेस में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री एक ही बात पर राजी हो जाएं। ऐसा बड़ा रेयर होगा कोई एक केस जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो है वो इंडिपेंडेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल जाए। अनलाइकली है ये। अगर आप पास्ट में जिन जिन इस कमेटीज में मुख्य न्यायाधीश भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही होता है। तो उनको रख लेने से, कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से निकाल देने से हमने बिल्कुल गलत सिग्नल भेजा, जो मैं समझता हूं कि उतना जरूरी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि बेहतर चीज तो ये है कि साफ सुथरा चुनाव हो, उसमें हेट स्पीच से बचा जाए, सरकारें अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगे, अपोजिशन सरकार की बैड परफॉर्मेंस पे वोट मांगे, और धर्म चुनावों में ना आए। ये सबसे अच्छी चीज। देखिए, धर्म जो है वो एक मॉडर्न लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में उसके लिए कोई उतनी जगह नहीं होनी चाहिए। वो एक व्यक्ति का अपने ईश्वर से एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। अगर पब्लिक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है स्क्वायर, वो। हाँ, अगर पब्लिक स्क्वायर में धर्म की बहुत चर्चा हो रही है और किसी धर्म विशेष की चर्चा हो रही है और किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय की चर्चा हो रही है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि समाज को पोलराइज कर कर चुनाव जीतना देश को प्रगति के पथ पर ले जाना नहीं हो सकता कभी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो राष्ट्र है वो मजबूत जब होगा जब राष्ट्र का हर अंग जो है वो मजबूत होगा।
कि जो बातें आप कह रहे हैं वो आइडियल हैं, वो एक यूटोपियन समाज का हिस्सा होना चाहिए, एक आइडियल डेमोक्रेसी का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन जब आप लगातार इस तरह की इमेजरी देखते हैं एक रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, जहां अगर राहुल किसी नेता ने अगर मुस्लिम्स की बात की है तो उस इमेजरी में पाकिस्तान का फ्लैग दिखाया जाएगा, उस इमेजरी में एक डिमोनाइजेशन होगा माइनॉरिटीज का लगातार, और वो भी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठे हुए खुद प्रधानमंत्री सरीके नेता से। लीगली क्या इन बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन को पुल अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ प्रधानमंत्री हो या दूसरे नेताओं को? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो एक न्यूट्रल एम्पायर का, रेफरी का रोल अदा करना। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन जितना सरकार के ऊपर और सरकारी जो सरकार में नेता हैं उनके ऊपर जो एक्शन लेता है उससे वो डिटरमिन होगा कि वो कितना इंडिपेंडेंट है, ना कि वो विपक्ष के नेताओं पर वो कितना रस्सी उनकी के खींचता है। लेकिन बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में भी आपसे ये कहा, इलेक्शन में समहाउ काफी गंदगी होने लगी और हमने उसको रूटीन मान लिया। तो जो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि कई तरह के कार्टून और कई तरह के कैरिकेचर और क्लिप्स इतने बैड टेस्ट में हैं कि चुनाव चाहे कोई भी जीते लेकिन भारत उसमें डेफिनेटली पीछे रह जाएगा और वो हार भारत की होगी। और भारत को हारना जाहिर है कि एक भारत के नागरिक की हैसियत से मैं कभी नहीं देखना चाहता। हमारे आज की तारीख में ऐसे कई एमिनेंट वॉइसेस हैं, और हिस्टोरियन रामचंद्र गुह भी, जो लोग ये कह रहे हैं कि 1977 के बाद ये इंडिया का सबसे डिफाइनिंग इलेक्शन है, बिकॉज ऑफ दी कि आपकी इंडिया की सेक्युलर प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी को लेकर जो कॉन्टेस्टेशंस हैं वो आगे क्या रुख लेंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, रामचंद्र गुहा एक बड़े स्कॉलर हैं, मैं बड़ा उनका आदर करता हूँ। बात यह है कि 1977 का भी चुनाव बहुत बड़ा चुनाव था। आपातकाल लगाया गया था, नागरिकों की स्वतंत्रताओं का हनन हुआ था, पूरी अपोजिशन जनता पार्टी के तहत एक साथ हो गई थी। आज मुझे ये नहीं लगता कि एक तरफ रूलिंग पार्टी है और सारी अपोजिशन एक साथ है। आप देखिए ना कि इंडिया गठबंधन में भी आप कश्मीर तक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस साथ नहीं आ पाए। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं आ पाए। तो 77 इलेक्शन जैसा मुझे ये नहीं लगता। दूसरी चीज मैं कहूं कि 77 के इलेक्शन में भी आप देखिए कि इंदिरा जी की जो पार्टी थी वो शायद 166 सीटें जीती थी। आज जो कांग्रेस पार्टी है वो 166 सीटें जीतती तो नहीं नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि 77 का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव था। आज के चुनाव से उसकी तुलना शायद सही नहीं है, लेकिन हर चुनाव देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सेकुलरिज्म जो है ना उसकी बड़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म कोई अल्पसंख्यकों का मुद्दा है। अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है सेकुलरिज्म का, मेरी नजर। सेकुलरिज्म का मुद्दा है धर्म को राज्य से बचाना। इसलिए जिनको धर्म में बहुत इंटरेस्ट हो वो सेकुलरिज्म का झंडा उठा लें, क्योंकि अगर सेकुलर नहीं होगा राज तो राज धर्म पर हावी हो जाएगा और धर्म की जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि स्टेट कोई स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं है, स्टेट एक वर्डली और अर्थली एंटिटी है। रिलीजन अलग हो और राज अलग हो। स्टेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो साल्वेशन ऑफ सोल्स करे। इसलिए धर्म को राज्य से बचाने के लिए अगर धर्म में इंटरेस्टेड है देश, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि धर्म का पब्लिक स्क्वायर में बहुत जिक्र है, अगर हम वास्तव में बहुत धार्मिक हैं और हमें अपने धर्मों को बचाना है तो फिर हमको एक सेकुलर स्टेट की तरफ जाना चाहिए, ताकि धर्म अपने मामलात में पूरी तरह स्वतंत्र हो और राज अपने मामलात में
पूरी तरह स्वतंत्र हो, जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, अनटू सीजर व्हाट इज सीजर्स, अनटू गॉड व्हाट इज गॉड। तो सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर। जो एक मसला नोटा का है, नोटा को जिस तरीके से लाया गया था कि लोग अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर सकें कि कोई भी कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, बेंचमार्क्स नहीं होता, लेकिन ये है कि जो सेकंड हाईएस्ट वोट्स जिन्होंने गार्नर किए हैं, नोटा के होने के बावजूद भी जो है इन सिचुएशंस वो भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं एज विनर। नोटा की वैलिडिटी को लेकर क्या आपको लग रहा है इंक्रीजिंगली नोटा इज अ वेस्टेज ऑफ वोट, या नोटा को जो स्क्रैप करने की जरूरत है, या नोटा की एक रेलेवेंस है जो नन ऑफ दी अबव हम देखिए, ऑप्शन देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में? मेरा मेरा तब भी ये ख्याल था जब नोटा आया था, और मैंने ये बात बहुत बार लिखी है, कि लॉ मेकिंग जो है उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन सड़कों पे लॉ नहीं बनाए। ये जो पूरा मूवमेंट चला आपका, लोकपाल का और नोटा का, और नोटा ला दिया, ये बिल्कुल मैं समझता हूं इससे हमारे जनतंत्र को 1% भी फायदा नहीं। तो नोटा ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा रिफॉर्म, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल यूजलेस रिफॉर्म था। जिस तरह की डेमोक्रेसी और जिस तरह की वोटिंग का सिस्टम हमारे यहाँ है, अ, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप ये सोचिए कि हम क्या बात दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं, हम नहीं करा सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है इलेक्शंस। तो नोटा जो है वो नेचुरल डेथ हो गई है उस आइडिया, जिसको इतने फैनफायर से हमने देश में बताया था कि बहुत बड़ा एक कोई रिफॉर्म हो रहा है। रियल रिफॉर्म जो है वो ये होगा जब लोग वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रीजन के नाम पर ना दें, लोग पार्टी के नाम पर वोट दें, व्यक्ति के नाम पर वोट ना दें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरह ना रहे, प्रधानमंत्री तो बाद में चुना जाए। अब जो हमारा इलेक्शन है वो बिल्कुल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तरह हो गया है। ये डेमोक्रेसी में जो एमपीज इलेक्ट होके किसी पार्टी के लिए आते हैं, वो जो इररेलीवेंट होते जा रहे हैं, वो जनतंत्र के लिए ज्यादा खतरे की बात है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उसमें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप प्रधानमंत्री चुनते ही नहीं, आप तो एमपीज चुनते हैं, और फिर एमपीज अपने यहाँ एक लीडर चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है। हो सकता है उसने चुनाव लड़ाई ना हो। इंदिरा जी जब बनी तो आपको मालूम है कि वो राज्यसभा की मेंबर थी, वो लोकसभा की मेंबर ही नहीं थी। नरसिम्हा राव जब बने तो वो भी मेंबर नहीं थे। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा में थे। तो बेहतर है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में हो और प्रधानमंत्री चुनाव भी लड़े, लेकिन सारा इलेक्शन एक या दो व्यक्तियों के बीच हो जाए, ये अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा ये है कि चुनाव मैनिफेस्टो पे हो और पार्टीज के बीच में हो। अब पार्टीज के मैनिफेस्टो पर डिस्कशन नहीं हो, ये जो चीज है कि लोगों के लिए मैनिफेस्टो इररेलीवेंट है। और वो इररेलीवेंट है क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो में कहती हैं वो सीरियसली उसका उनका इंटेंशन भी है उसे इम्प्लीमेंट। चलिए सर, आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें और करने का दिल कर रहा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आप फिर जुड़ेंगे, क्योंकि काफी सारे मसले हैं। इसमें फेडरलिज्म का मसला है, रिजर्वेशंस का मसला है, और वो जो है हम 5-10 मिनट में बात नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग एपिसोड की जरूरत होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का भी एक बार फिर से शुक्रिया करती हूँ। आप हमें जरूर फॉलो करें यूट्यूब और फेसबुक पर। नमस्कार, थैंक आदाब। यू वेरी मच।